जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। सिर्फ कोर्स पूरा कर लेने से आपको ये लगता है कि आप सिलेक्शन पा लेंगे तो आप गलत हैं। कि हर बच्चा आजकल कोर्स पूरा कर रहा है तो सबको सिलेक्शन तो नहीं मिल सकता। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, और जितना से जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे आप उतना ही अपने लक्ष्य के करीब होते जाएंगे। तो इसी का ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, इसी तरह हम लोग आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी के पेपर भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। इससे चैप्टर वाइज भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर हम लोग पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी, चाहे वो मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, हम लोग सारे पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 1 में जो मैथ का पेपर है 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था उसको आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 sin 14 sec 76 प्लस 3 cos 15 cos 75 प्लस 2 tan 45 का मान बताना है। साइन 90 माइनस एक्स बराबर हमारा होता है cos x, और sec 90 माइनस एक्स हमारा होता है cosec x। इस तरह cot 90 माइनस एक्स हमारा होता है tan x, और tan 90 माइनस एक्स हमारा होता है cot x। साइन थीटा को हम लोग 1 cosec थीटा या cosec थीटा को 1 sin थीटा भी लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं। 5 sin 14 इंटू सेक को हम लोग चेंज कर लेंगे तो लिखेंगे cosec 14 प्लस 3 cot 15 इंटू cot 75 को चेंज करेंगे tan 15 प्लस 2 tan 45 का मान होता है 1। तो सॉल्व कर लेंगे। 5 sin 14x इंटू, इसको हम लोग cos को लिख सकते हैं, cosec को लिख सकते हैं 1 sin 14 प्लस 3 cot 15 इंटू 1 10 को लिख सकते हैं। तो tan थीटा होता है 1 cot थीटा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1 cot 15 प्लस 2 इंटू 1 2। तो sin 14 से sin 14 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 5 × 5 3 और 2 बराबर 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक आयत में लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आयत है, इसकी लंबाई है, तो कह रहा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई को अगर x माने तो लंबाई 2x हो जाएगी। और आयत का हमको परिमाप दिया हुआ है, क्या होता है? आयत का टू इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी। तो आयत का परिमाप जो होगा वो हमको दिया 48 बराबर 2, और हमारी लंबाई कितनी है?
2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 48 बराबर 6x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। या x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू से पुट कर देंगे। हमको क्या चाहिए, आयत की लंबाई मतलब एरिया चाहिए किसका, आयत की, l इंटू बी। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा 16 गुणे 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आपको आ रहा होगा। थोड़ा तेज़ चलेंगे, समय का बहुत ही कम बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको तेज़ी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए जिसके योग से 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि वह 5400 का 18% हो जाए। तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ से 0 से 0 कटेगा। 24 गुणे 12 होता है हमारा 288 प्लस x बराबर 54 गुणे 18 होता है 976। 972 होता है। देख लेते हैं, 54 गुणे 18 32 3 40 4 7 4 7 यहाँ 7 4 9 972। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 288 को 972 में माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 684। हमारा आंसर हो जाएगा 684। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं, x अपॉन 2 2y अपॉन बराबर x, y अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन z बराबर 1। तो हमको मान बताना है x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x का मान। देखिए सॉल्व करते हैं, x अपॉन 2 प्लस 2y बराबर 1। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, देखो इक्वेशन 2y अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन z बराबर 1। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, x अपॉन 2 बराबर 1 माइनस 2y, x अपॉन 2 कितना हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन y, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं हम। टू अपॉन y अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन z बराबर 1। तो हमको z अपॉन 2 चाहिए, इसीलिए 2 अपॉन z यहीं रहेगा, उधर 1 माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ लेते हैं, तो z अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा, अब z अपॉन 2 और यहाँ हमने निकाला 2 अपॉन z, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2 अपॉन माइनस 2y प्लस 2 अपॉन एक्स, हमने यही वैल्यू निकाला है x अपॉन 2, तो उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा y माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं, z की वैल्यू हमने क्या निकाला, z की वैल्यू निकाला 2 अपॉन 2 माइनस वाई प्लस y अपॉन z बराबर 2 अपॉन दोनों तरफ इक्वेशन सेम हो गया, कटने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक ट्रेन
ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की तरफ और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्टेशन के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहां दोनों ट्रेन मिलती हों, एक डिस्टेंस बनाते हैं ए और बी। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? 725। जो ए है बी की तरफ जा रहा है प्रति घंटे की रफ्तार से, और बी जो इस तरफ जा रहा है ए की तरफ, कितना? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आधे घंटे बाद हमारा बी चलना शुरू किया, मतलब ए आधे घंटे तक चल चुका है, मतलब उसने 25 किलोमीटर कवर कर लिया है। मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर वो जाएगा। मतलब अब डिस्टेंस बची है हमारी बस 700 किलोमीटर। दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ बीच की दूरी बतानी है हम। तो 1 घंटे में दोनों कितना कवर करेंगे? ए 50 और बी 150, मतलब 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर वो कवर करेंगे। दोनों ट्रेन कवर कितना करना है? 700 किलोमीटर। 1 घंटे में 200, किधर से? ए की तरफ से हमको तय करना है, डिस्टेंस बीच की बताना है। इतना समय लगेगा, 50 की रफ्तार चल रहा और वो पहले ही 25 किलोमीटर वो चल चुका है। तो 25 सत्ते 175 प्लस 25 हमारा हो जाएगा 200 किलोमीटर। मतलब वो ट्रेन दोनों के बीच की दूरी जो होगी 200 किलोमीटर होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 5 तिया क्या करते हैं, इस तरह इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका इंटू इसमें करते हो, इसको प्लस कर देते हैं। तो 5 तिया 15, 2 17 और नीचे 3 प्लस 0.73 माइनस 3.123। सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5.667। इसको भाग दे देंगे इसको इससे, प्लस 0.73 माइनस 3.123। ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिंपल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.67 में पॉइंट के बाद ही वाला नंबर पॉइंट के बाद में आएगा, उससे पहले नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो 7, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ ना लिखा हो तो आप 0 लगा सकते हैं। 9 13 1 6, इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा 6.397। अब इसमें 3.123 घटा देते हैं, तो घटा दीजिए 3.123, 4 7 2 3, तो 3.274 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? बी आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे एक रस्सी है, ए लंबी इतनी बड़ी रस्सी है, उसको 3 अलग भागों में बांटा जाता है। देखिए 1 भाग, 2 भाग और ये तीसरा भाग। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है और रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तो तीसरा भाग का कितना भाग है? तो 1/5 और 3/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा 10। मान लेते हैं कि ये पूरी रस्सी की लंबाई है, पूरी टोटल रस्सी की लंबाई हमारी 10 है। मतलब सॉल्व करने के लिए 5 और 2 का ऐसा एक नंबर लेते हैं ताकि दोनों से कट सके। आप 2 5 6 कैसे भी ले सकते हैं, पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप आसानी से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10 गुणे 1/5, तो 5 दूनी 10, हमारा कितना जगह पहले भाग का 2 मीटर। मान लीजिए वो 10 मीटर था तो ये 2 मीटर आ गया। दूसरा भाग 10 गुणे क्या बोला, दूसरे भाग का पहले भाग का 3/2, पहला भाग और 3/2, 5 दूनी के 10 कट जाएगा तो बचेगा 3।
टोटल कितना रस्सी हो चुका है, 5 मीटर रस्सी हो चुका है। टोटल कितना था, 10 में से 5 गया, 5 तीसरा भाग बचा कितने में से, टोटल में से 10, मतलब 1/2, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो हमारी कितनी रस्सी बची, कितना भाग बचा हमारा, 1/2। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 528 है, तो बेलन की आयतन क्या होगी। तो सी से किसका है, बेलन का क्या होता है, 2πr/h। तो हमारा वक्र 528, 2 गुणे पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। रेडियस हमारा हो जाएगा, निकालना होगा, और ऊंचाई हमारा 14 है, तो 7 दूनी 14। सॉल्व कर लेंगे तो 44 दूना 88, 528 बराबर रेडियस इंटू 88, 88 छक्का मतलब हमारा रेडियस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। रेडियस कितना होगा हमारा 6, तो 6 गुणे 6, 2 बार इंटू करेंगे, और ऊंचाई हमारा कितना है 14। 44 गुणे 36, 6 इकाई अंक देख लेते पहले, तो 6 चौक 24, 24 किस में है, मतलब लास्ट में 4 होना चाहिए, इसमें और इसमें है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे चेक कर लेते हैं हम, 24, 12 और 2 कैरी बचा था, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 84, लास्ट का 2 84, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1584। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के भाग लेते हैं तो उत्तर दीजिए कि कक्षा के लगभग कितने प्रतिशत ने कार्यकाल में भाग लिया। हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज़ कितने हैं, देखते हैं हम। लड़के और लड़कियां हैं 50 और लड़के हैं 70। तो लड़कियों के 40% और लड़कों के 50% भाग लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं हम, 00 से 1 0 1 ना, मतलब 20 लड़कियां 35 लड़के, मतलब टोटल भाग लेते हैं विद्यार्थी हमारे, मतलब विद्यार्थी भाग लेते हैं 55, कितने में से, तो 50 + 70 हमारा 120 हो जाएगा। 120 में से 55 भाग लेते हैं, तो कितने भाग नहीं लेते हैं। तो उत्तर दीजिए कि कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत कार्यकाल में भाग लिया गया है। कितने 55 लिए हैं, कितने में से 120 गुणे सॉल्व करेंगे, आएगा 45.67, मतलब आपका टोटल 46% आपके बच्चे भाग लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। रूट का 54 गुणे रूट का 125 अपॉन रूट का 24 गुणे रूट का 45। सॉल्व करते हैं, का मान बताना है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो 54 9 गुणे 54 होता है, 9 किसका रूट होता है 3, मतलब 3 गुणे 3 और गुणे 6, 54 तो माफ़ कीजिएगा 6। कॉमन क्या आ रहा है, इसका भी फैक्टर बना लेते हैं। 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन जो नहीं आ रहा उसको रूट में लिख लेते हैं, तो मतलब 54 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 6। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 रूट 5। कैसे देखिए 125 होता है ना 25 गुणे 5। पेयर हमेशा बनाएंगे, मतलब जोड़ा, जो जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, जो नहीं बनेगा वो रूट में जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो 24 से कर लेते हैं, यह आएगा 2 रूट
6 गुणे 45, 9 गुणे 5, तो 9 का 3√5। पाई से ये पाई कट जाएगा, पाई 6 से पाई 6 कट जाएगा, बचे कितना 15/3 5 15, 3 गुणे 6, 5 तियाएँ 5 दूनी, आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.5, मतलब 2.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2.5। समान तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या है? तो इसका आसान ही आंसर है, बहुत आसान आंसर है मध्य। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर शेषफल 6 आए। तो इसमें ज़्यादा आप दिमाग ना लगाकर आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप 7 से इनको ऑप्शन को भाग दीजिए, जिसका शेषफल 6 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखिए शेषफल हमारा क्या आएगा 0। नेक्स्ट मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 से कम 7, 3 बचा 0 आएगा। 28, 20, 14, 9। देखिए शेषफल कितना आ रहा है 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। एक बार में सर एलसीएम मतलब हमारा शेषफल कितना गया 6, तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप लगे रहिए, हम आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, अब आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और अच्छे से सॉल्व कराएंगे, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बेस्ट अप्रोच के साथ, जो जल्दी से हमारा क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये हैं। समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हमको CI बताना, CI का वो भी बताना है कितना होगा। तो हमको दिया है समय, टाइम, रेट दिया है और SI दिया है 500। तो लोग प्रिंसिपल यहाँ से निकालें, तो प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है SI गुणे 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो SI 500 गुणे 100 अपॉन रेट कितना हो जाएगा हमारा 10% और हमारा टाइम 2, 0 से 0, हमारा प्रिंसिपल जो हो जाएगा 2500 पर। समान राशि मतलब सेम राशि होना चाहिए, समान दर पर रेट भी सेम होना चाहिए, समय समान समय पर के लिए और टाइम भी हमारा सेम होना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसको सिंपल फॉर्मूला निकालते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2500 है। CI निकालने का सिंपल फॉर्मूला बताते हैं आपको। 2500 का 10% कितना होगा 250। 2 साल के लिए तो ये पहला ईयर हो गया। दूसरे ईयर के लिए हमारा 250 फिर होगा, और CI का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इस पर भी 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा 25। और दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए पहले साल में ब्याज तो नहीं मिलेगा, दूसरे साल को ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 25, हमारा हो जाएगा 525। सिंपल सा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज का कोण ये और ये है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंकों का जो कोण है वो 180 होता है। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 2x + 3x - x +
5x माइनस 12 बराबर 180 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज का योग जो होता है 180 होता है। जोड़ लेते हैं तो 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x 12 बराबर 180 होता है। तो पहले x वाला जोड़ लेते हैं, 2 3 5 और 5 5 10, तो जगह 10x माइनस 8 और माइनस 12 कितना था, माइनस का 20 बराबर 180। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 200/10, कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा 20 हो जाएगा। तो हमारा x कितना आ जाएगा, हमारा 20 सबसे बड़ा बताना है। तो देखते हैं 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 40। 3 गुणे 20 माइनस 8 हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 60 माइनस 52, और 5 गुणे 20 माइनस 12 हो जाएगा, 5 गुणे 20 100 माइनस 12 88। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 88। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 180 भागे 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, फिर प्लस, फिर माइनस करेंगे, बोडोमास रूल का प्रयोग करेंगे। तो 180, ये कितना 2 का क्यूब कितना था 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 प्लस 37। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 17। तो 9 8 9 17 1 18, तो 180 डिवाइड बाई 18 प्लस 17 कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस 17 हमारा हो जाएगा 27। तो आंसर हो जाएगा हमारा 27। समझ में आपको आ रहा होगा, तो बने रहिए चैनल पर। आगे क्वेश्चन करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 155 260 और 315 को विभाजित करेगी और शेषफल क्रमशः 5 10 15। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन का सहारा जरूर लेते हैं। तो पहला लेते हैं 75। 75 को 150 भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5। 75 दूना कितना होता है, 150, और 75 तिया कितना होता है, 225, 75 चौके 300, 300 में शेषफल कितना आ जाएगा, 40। तो ये नहीं होगा। 50 का देखते इस तरह चेक करते हैं। तो 50 तिया 150, 5 बचा, 50 बचे 250, शेषफल कितना बचा, 10, और 50 छक्का 300, शेषफल कितना बचा, 150। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। कैसे देखिए, 155 50 का 3 बार में 150, कितना शेषफल बचा, 5। नेक्स्ट करते हैं 260 10 से 50 से 50 पाँचे 250, शेषफल कितना बचा, 10 हमारा बचा। तीसरा करके इस तरह देख लेते हैं। 315 को भाग देंगे से 50 से, तो 50 छक्का 300 होता है। तो कितना शेषफल बचा हमारा, 15। हमारा आंसर हो जाएगा 50। दो संख्या का योग 60 है और उनका महत्तम मतलब एलसीएम एचसीएफ और लघुत्तम मतलब एलसीएम 12 और 72 है। तो दोनों संख्या का व्युत्क्रम मतलब उसका जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा का योग क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी हमारा कितना है, 60 है, और एलसीएम और एलसीएफ कितना है, 12 और 72 है। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये 60 है, ये कितना है, 12 गुणे 72, तो 72 बचे, 5 बचे 72। ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5/72। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर नंबर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा इसको रिप्ले कर सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दिया है, 125। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है, 25, और ए प्लस बी हमारा कितना दिया है,
5 हमसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमसे पूछा गया है। तो करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हमको ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस जोड़ लेते हैं और एक बार इसको घटा लेते हैं। तो हमको ये दिया है और ये दिया है, इससे हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। तो ये हमको दिया है 25 और ये दिया है 5, ये कट जाएगा 5, हमारा ए भी कितना आ जाएगा 5। तो इसको फॉर्मूले पर रख लेते हैं। तो ये दिया है 125, हमारा ए माइनस बी कितने का गया 5 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, इससे डिवाइड हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 25। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं, अगर स्पीड तेज़ हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, तो मैं स्पीड को मतलब हम धीरे धीरे सॉल्व कराएंगे, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जितना समय चाहूँगा जितना समय आपका प्रीवियस पेपर को सॉल्व करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए किसी को कुल अंकों का 50% चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप कुल अंक 100 हैं तो उसका 50, मतलब आप 50 लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। प्राप्त करना होता है 2 पेपर का आता है, पहला और दूसरा पेपर। एक छात्र ने 200 अंकों के पेपर में 40%, 200 का 40% कितना हो जाएगा हमारा 80 अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम मतलब कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए। तो दूसरा पेपर कितने अंक का है 150, तो कितना अंक प्राप्त करे ताकि वो पास हो जाए। तो पहले टोटल निकालते हैं 350 और इसका 50% कितना होता है हमारा 175 अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो देखिए पहले पेपर में उसने 80 अंक लाया है, तो 175 में 80 गया तो मतलब दूसरे पेपर में वो 95 अंक लाएगा। दूसरे पेपर में वो 95, 175 में 180 घटा देंगे तो क्या आएगा 95। हमको पूछा है प्रतिशत, तो 95 अंक लाएगा किस में से 150 में से गुणे 100, 50 दिया 50 दूनी मतलब 190/3, सॉल्व कर लेंगे आएगा 63.34 मतलब 64% हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे करते हैं नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज का आसन कोण, आसन मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 2 एंगलों का जो सम होता है 180 होगा। फिर से बताते हैं, आसन कोण का मतलब ऐसे 2 एंगल जो जोड़ने पर 180 है। आसन का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब सम ऑफ 2 एंगल इज़ 180। तो 3x + 6x = 180। तो समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा 9x = 180 और x बराबर हमारा हो जाएगा 20। तो हमारा x की वैल्यू आ गई सबसे छोटा 3 × 20 6 × 20, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20, तो मतलब छोटा हमारा 60। तो आंसर क्या हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13,400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2680 रुपये है, तो ब्याज दर क्या होगा। एसआई निकालने के लिए हम लोग करते हैं प्रिंसिपल गुणे माफ़ कीजिएगा, हमको ब्याज चाहिए तो हमको रेट चाहिए। रेट के लिए हम कहते हैं एसआई गुणे 100 अपॉन प्रिंसिपल गुणे टाइम। इस तरह आपको आगे बता देते हैं, आगे काम आएगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए हम करते हैं एसआई गुणे 100 अपॉन रेट गुणे टाइम, या टाइम निकालने के लिए
ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे करते हैं। हमको यहाँ पर हमको रेट निकालना है, तो हमको ये हमारा SI है, मतलब 2680 रुपये साधारण ब्याज बना है, गुणे 100। प्रिंसिपल हमारा है 13,400 गुणे 4 वर्ष के लिए। तो ये 00 से ये कटेगा 100, 134 गुना 4 एकम 5, तो हमारा कितना रेट आ जाएगा, हमारा 5%। तो आंसर हो जाएगा C। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम लोग आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे अभी NTP से शुरुआत किए हैं, RPF SI भी करेंगे, SSC GD भी करेंगे हम लोग। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो। कि कोर्स पूरा करने से सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। CP और MP मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। कह रहा क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100, उसका 75% ये है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर दी जाता है, मतलब MP। इस पर 15%, 100 का 15% हो जाएगा, 85 का छूट देते हैं। अब जो आएगा ये सेलिंग प्राइस होगा, मतलब क्रय मूल्य होगा। ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। मतलब 75 का सामान खरीदा है और 80 में बेच दिया है, तो कितने का लाभ हुआ है। तो लाभ के लिए SP माइनस CP करते हैं, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 10 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट या लॉस हमारा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 10/75 गुणे 100, 25 दिया 25 चौके 40/3, मतलब 13 सही 33% का प्रॉफिट हुआ है। हमारा D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धनात्मक संख्या का अनुपात 3:7 है और उनका लघुत्तम 231 है, तो छोटी संख्या क्या है। हमारा 231, तो इसका LCM जो हो जाएगा, मतलब 2 और 3 का LCM जो हो जाएगा हमारा 21y हो जाएगा, 231 और y बराबर हमारा 11 हो जाएगा। कैसे, 231/21 और 21 11 जा 231 होता है, काट देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 × 11 और 7 × 11, मतलब 33 और 77। हमसे पूछा है छोटी संख्या कितना आ जाएगा 33। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम आपसे आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पर। 6 का अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, बोडोमास रूल के हिसाब से। पहले ब्रैकेट, फिर का मतलब इंटू ही गुणा ही कहते हैं उसको, गुणा बोडमास। इसका मतलब ब्रैकेट, इसका मतलब का होता है, इसका मतलब भाग, इसका मतलब गुणा। A का मतलब होता है जोड़ना और इसका मतलब होता है माइनस करना। तो जो पहला आया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसी तरह हम लोग क्रम वाइज सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं और का जो मतलब होता है वो गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। अब 3 और 4 का LCM जितना क्या होगा 12। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा 4, और 4 इसमें इंटू कर देंगे, 4 एकम 4। 4 को 12 से भाग देंगे, 4 तिया 12, और जो भी जितने बार में जाएगा, जैसे 4 तिया 12, 3 बार में गया, 3 इसमें इंटू कर देंगे, तो 3 दूने का 6। इस तरह माइनस साइन लगाएंगे, 5/6। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। फिर अब 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। इसको बनाएंगे तो 20 बनाने के लिए 10 को भाग देंगे 2 बार में, ऊपर इंटू कर देंगे 6। इस तरह ये हो जाएगा 12, 5, 6। तो 6/5 गुणे 10/12 माइनस 5/6 गुणे 18/20 माइनस 1/6। 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 2 एकम 2, मतलब ये 1 आया। 6 तिया 18, 5 चौक 20,
3/4 प्लस 1/6, यहाँ एलसीएम 1 कर देंगे। 4 और 6 का एलसीएम जो होगा 12। अब नीचे जिसके 12 होगा वही हमारा आंसर। सॉरी, माफ़ करिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये लिखा है 1/12, 1/3, 3/4 और 5/6 लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं। तो 1 से 12 को इसमें 2 12 माइनस सेम प्रोसेस करेंगे तो 9 2 11, 12 माइनस 11 गया अपॉन 12/1/12। तो आंसर हो जाएगा ए 1/12। आगे इस तरफ सॉल्व करते हैं। एक क्लब में महिला और पुरुष की अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। अब क्लब में महिलाओं की संख्या कितनी है, मतलब शामिल होने के बाद क्लब में महिलाओं की संख्या कितनी है। 3x/2x महिला और पुरुष। महिला शामिल हुई तो 300 होने के बाद कितनी होगी, 5:2। सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो इसका इसमें 2 करेंगे, 6x प्लस 600 बराबर 10x। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 4x बराबर 600, x बराबर 150। महिलाएं कितनी थी, 5 × 750। शामिल होने के बाद हमारा महिलाएं कितनी थी, 5, 750 हमारे पास महिलाएं अभी शामिल हैं। इकाई का अंक बताना है। इकाई का मतलब ये डिजिट होता है। इनको मल्टीप्लाई करिए और अंक बताइए। जैसे इंटू करते हैं, 4 × 32, 32 से क्या आएगा 2, 2 × 4 8, 8 × 48, 48 का इकाई अंक आएगा 8। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट आगे से सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस जो पिछले हम लोग करके आए हैं इस तरह से करेंगे। से साइन 90 माइनस x हमारा क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस x। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1। तो फर्स्ट इक्वेशन का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इसके नीचे 1 ही आ जाएगा। चाहे आप साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, चाहे कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, बात बराबर होगा। तो हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं हम अपन इसको कॉस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 75 तो आ जाएगा साइन 15 प्लस कॉस 65 अपॉन ये हो जाएगा वह कॉस 65 बराबर 3 रूट 10 थीटा। थीटा की वैल्यू बतानी है हमारी। ये हो जाएगा 1, ये कट के हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 बराबर √10 थीटा। टेन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 3/√3। इसको फैक्टर में बदल लेंगे। इसकी वैल्यू यही है, मतलब कोई भी सेम संख्या अगर रूट में है मल्टीप्लाई करते 3 ही आता है, चाहे इसको फैक्टर भी कहते हैं इसको। तो रूट से रूट कट जाएगा तो हमारा टेन थीटा कितना आ जाएगा, √3। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 60। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा मैं समझा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 हो जाएगा। हमने साइन को साइन में रहने दिया, कॉस को साइन में चेंज कर लिया। तो कॉस 90 माइनस 75, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 15 आ जाएगा हमारा। इस तरह हमने कॉस को रहने दिया, उसमें साइन को किसमें चेंज कर लिया, कॉस में। सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा हमारा। श्वेता और हरीश ने 2800 रुपये की आय के साथ एक प्रोजेक्ट किया। इस प्रोजेक्ट में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है तो श्वेता का हिस्सा कितना है। तो श्वेता ने 20 दिन किया और हरीश ने
30 दिन किया। रेशियो क्या है 5। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कटेगा, 2 एकम 2 देने का 3, तो रेशियो हो जाएगा 5:9। तो हम लोग इसको श्वेता का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 14 गुणे 2800, माफ़ कीजिएगा 28,000। 14 दूना 28, 5 दूना 10, तो श्वेता का जो हिस्सा होगा 10,000 रुपया होगा। हरीश के मासिक वेतन का 45,000 रुपये में 1/3 भाग शिक्षा में खर्च करता है और 2/6 भाग भोजन में अन्य जरूरत पर खर्च करता है। वेतन का शेष भाग जो बचा हुआ खर्च करने के बाद वो बचत में जाता है। बचत राशि कितना है? तो 45,000 पहली बार में खर्च करता है शिक्षा पर, 1/3 एजुकेशन पर खर्च करता है, मतलब 15,000 उसने एजुकेशन पर खर्च किया। नेक्स्ट, ये भोजन पर मतलब फूड पर खर्च करता है 2/6, तो एकम 2, 2 दूनी का 6, 3 से फिर काट देंगे 15,000, मतलब 15,000 एजुकेशन पर, 15,000 फूड पर, मतलब कमाई का उसने 30,000 रुपया खर्च कर दिया। कितना कमाता था 45,000, कितना खर्च कर दिया, तो बचा वाला हमारा सेविंग कहलाएगा, मतलब बचत। कितना 45 कमाता था, 30 खर्चा कर दिया, बचा कितना 15,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा 15,000। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा ऊपर मिस्टेक हुआ है गिनती में। चलिए करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा इसको। 185 किलोमीटर की दूरी पर 2 बसें एक मुख्य सड़क पर विपरीत बिंदुओं में एक दूसरे के ओर चलती हैं। जैसे मान लीजिए एक डिस्टेंस है पूरा 185, तब ए और बी, इसका जो डिस्टेंस है 85, 2 बस चलती हैं विपरीत, मतलब एक दूसरे की तरफ चलती है। ए जाएगी बी की तरफ, बी जाएगी ए की तरफ है। पहली बस ए 35 किलोमीटर चलती है, 35 किलोमीटर चली और दाएं मुड़ जाती है और 17 किलोमीटर जाती है और फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाती है और 42 किलोमीटर वो चलती है और मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए वापस दिशा मुड़ जाती है। अब वापस दिशा मुड़ने के लिए यहाँ आएगी, फिर 17 किलोमीटर चलेगी, मुड़ जाती है। इस बीच एक मामूली खराबी कारण दूसरी बस सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है, मतलब इधर कितने किलोमीटर चलती है 36 किलोमीटर, बी वाली। तो इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी है? अब जो ए है ये जो इतना एक्स्ट्रा चला है ऐसा कोई मतलब नहीं है, मुख्य सड़क तो ये हमारा था, अब इसको छोड़ के इसने ऐसे गया और फिर ऊपर आया, तो इसका कोई मतलब हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि जितना जाना था यहाँ से भी मुड़ा, फिर यहाँ कवर किया, फिर यहाँ गया, मतलब वो जाना यहीं था इतना डिस्टेंस पर उसने ऐसे घूम के कवर किया। तो कितना कवर किया है इसने 35 + 42 और दूसरी बस ने कितना कवर किया है 36, मतलब इन्होंने इतना कवर कर लिया है। तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी 185, 35, 36, 71 और 42, 113 किलोमीटर उन्होंने चल चुके हैं। बचा कितना है 72 किलोमीटर बचा हुआ है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। कृपया इसी तरह चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें और आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही लोग को मिले। धन्यवाद। जय हिंद।